Now I want to teach empty set. Empty set, it means it has no any element. और मेंबर जिसमें कुछ नहीं है उसको आप क्या कहेंगे? एम्प्टी। सपोज दैट बकेट में पानी नहीं है तो एम्प्टी बकेट कहेंगे। आपके पॉकेट में पैसे नहीं है तो क्या कहेंगे? माई पॉकेट इज एम्प्टी, माई पॉकेट इज नल, माई पॉकेट इज वाइड। सिमिलरली अ सेट दैट हैज नो एनी एलिमेंट, इट मीन्स मेंबरलेस सेट, तो उसको क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट, आप लिखिए द एम्प्टी सेट, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? नल सेट और वाइड सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे एक एग्जाम्पल से आपको बात को समझाना चाहेंगे। एग्जाम्पल से बात को समझिए। एनसीईआरटी बुक की एग्जाम्पल है और एनसीईआरटी बुक की एग्जाम्पल इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इस एग्जाम्पल पर कुछ ऑब्जेक्शन है, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बातों को समझिए। अब ऑब्जेक्शन क्या है? लेट अस कंसीडर, हम इस बात को मानते हैं कि ए दिस इज अ सेट एंड आप लिख सकते हैं इसको x सच दैट x is a student, is a student in class what 11th लिख लीजिए, क्योंकि आप 11th में है तो 11th लिख लीजिए। studying in a school, right? ठीक, आप क्या पाएंगे? दिस इज सेट इन बिल्डर फॉर्म में दिया गया, राइट? आप उस स्कूल में जाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे, काउंटिंग करेंगे, तो आप क्या पाएंगे? देयर आर सम स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स। क्लियर? क्योंकि ये स्टडी कर रहा है इस स्कूल में, कुछ ना कुछ आप पाएंगे। लेट अस कंसीडर कि ए इसमें आपको मिल गया कि 40 स्टूडेंट्स पर्टिकुलर रखता है एक बैच में 40 स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी बुक की एक दूसरी एग्जांपल है जिस पर मुझे ऑब्जेक्शन है, मैं बात को लिख करके आपको समझाता हूँ। बी उस सेट का नाम लिखा और क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट, ठीक है, इन क्लास 10, देखिए इन क्लास 10 एंड क्लास 11, ठीक है। बोथ studying in a school, in a that school, वही किया स्कूल से लिखिए स्कूल। आप जाएंगे स्कूल में और देखेंगे क्या 10th और 11th का बच्चा क्या एक साथ पढ़ रहा है? दोनों बच्चा या तो 10th में जाएंगे तो 10th का बच्चा पढ़ेगा, 11th में जाएगा तो 11th का बच्चा पढ़ेगा, लेकिन दोनों साथ में नहीं पढ़ेगा। बातें समझिए। तो इस इट मीन्स बी आपका जो है वो खाली है, आपका कुछ नहीं मिला, नल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एम्प्टी। ये वर्डिंग है भाई, एक ही नाम है और वाइड खाली है। क्लियर? लेकिन यहां पर सेट ए में आपको 40 स्टूडेंट मिले, 40 स्टूडेंट्स मिले, सो ये खाली नहीं है। बट ये क्या है आपका सेकंड में, ये खाली है, इसमें कोई स्टूडेंट नहीं है, इट मीन्स मेंबरलेस। सो दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट।
B is called empty set. इसमें आपको कुछ नहीं मिला, राइट। अब देखिए B जो एग्जाम्पल है उस पर ऑब्जेक्शन मैं क्यों खड़ा कर रहा हूँ। अब तो बड़ी मॉडर्नाइजेशन हो गया, आधुनिकीकरण हो गया इसका। आप बसंतपुर में चलिए या किसी भी स्कूल में आप जाइए तो नर्सरी का क्लास अलग लगता है, LKG UKG का क्लास अलग लगता है और 9-10 क्लास का क्लास अलग लगता है। लेकिन आज भी आप रूरल एरियाज में चले जाइए जो डेवलप नहीं है, झारखंड में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, जहाँ बहुत काफ़ी गरीबी है, जहाँ के स्कूल में बैठने के लिए बच्चों को बेंच नहीं है, आप छोड़ दीजिए ना, चट्टी बोरा भी नहीं है, किताब पढ़ने के लिए नहीं। वहाँ पर स्कूल के जो टीचर होते हैं, मास्टर साहब उसको कहते हैं, वो उनके लिए बैठने के लिए सिर्फ कुर्सी होती है। समटाइम्स मास्टर साहब को बैठने के लिए भी कुर्सियाँ नहीं होती, चेयर्स नहीं है, नो चेयर, चेयरलेस स्कूल। तो बच्चे की बात तो छोड़, वहाँ पर आप देखिएगा 4th क्लास 5th क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, सभी क्लास का बच्चा एक ही साथ एक ही रूम में बैठकर पढ़ता है। एक रूम है, एक कमरा है, टट्टी बांस का बना हुआ है, फूस का बना हुआ है। हमारे वो 90 की दशक की बात कीजिए और 80 की दशक की बात कीजिए, तब अब तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किए हैं। अब तो हर गांव में प्राइमरी स्कूल और बिल्डिंग बन गई है और कमोबेश बच्चा अपना चट्टी बोरा तो लेकर जाता है, लेकिन टीचर को बैठने के लिए वहाँ पर व्यवस्था है, टेबल कुर्सी है, वहाँ पर सारी व्यवस्था कर दी गई, वहाँ पर है मैनेजमेंट है। तो ये बात नहीं करे कि अब NCERT बुक लिखने वालों ने अपने दिमाग से लिखा है कि एक साथ बच्चा नहीं पढ़ सकता, लेकिन पढ़ता है। हम लोग भी गांव में थे, जाते थे पढ़ने के लिए, तो कई बच्चे तो खेतों में काम करके आते, हम लोग खुद खेतों में काम करके आते, धान का बीज उखाड़ करके आते या ईंटा चिमनी भट्टी से काम करके आते, तो कान में मिट्टी लगा होता था, शरीर में मिट्टी लगा होता था। तो जो मतलब अच्छा कपड़ा नहीं पहने हुआ है, जो मिट्टी, जो मजदूर क्लास का बच्चा है, जिसके फादर मजदूर है, लेबर क्लास के हैं, उनके बच्चे को अलग लाइन में बैठा देता है, तू उधर बैठ तो तू उधर बैठ, क्यों? उसके शरीर में मिट्टी लगा हुआ है। हमारे साथ कई बार इस तरह की बात हुई है, हमारे पैर में थोड़ा घाव ज़्यादा हो जाता, हम खेतों में काम करते, रोपनी करते, तो हमारे पैरों में घाव हो जाता। तो वो सारे बच्चे नफरत करता और बोलता कि तू कपड़ा भी अच्छा नहीं पहना है और तू खेत से काम करके आया है, मिट्टी झिट्टी लगा, तू अलग बैठ। इस तरीके का था। हम बोरा ले जाते बैठने, समटाइम्स बोरा भी नहीं होता तो मिट्टी पर बैठ, किताबों की बात तो छोड़ दी। तो इस तरीके की बात है, वहाँ किताब ही नहीं, हमारे साथ भी होता, किताब ही नहीं होता तो ज़मीन पर लेकर के पढ़ते, ज़मीन पर बकरी भैंस चराने के लिए गांव में जाते और वहाँ पर खेतों में ज़मीन पर लेकर के पढ़ा करते थे। तो ये सब सिचुएशन है हम उस समय, लेकिन आज गांव में वो बात नहीं है। आज तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत फैसिलिटी दे दी है, किसी के पास ये बात नहीं, सभी के पास स्मार्टफोन है और सभी के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। गरीबी अब ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी अन्य स्टेट से बिहार की तुलना हम करें तो गरीबी है यहाँ इसमें। तो एग्जाम्पल बी पर हम ऑब्जेक्शन किए हैं, ये हाई क्लास के टीचर लिखने वाले लिखे हैं, लेकिन आज भी आप बिहार में और कई जगह पर जाइए तो 9th 10th 11th क्लास का बच्चा एक ही जगह पढ़ता है। कई ट्यूशन सेंटर में देखिएगा एक ही साथ पढ़ा रहा है ना, तो उसके हिसाब से वो नल सेट नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल लिखना कोई ज़रूरी नहीं था NCERT के हिसाब से। अब आप इस बात को समझिए कि इसमें कुछ और सारे एग्जाम्पल्स दिए गए, उन पर हम थोड़ा सा आपको चर्चा करके बतलाते हैं। देखिए, एम्प्टी, बात ये है कि एम्प्टीनेस किसको कहें, बड़ा सा ऑब्जेक्शन होता है। और इस बात को समझिए कि अगर टेढ़े दिमाग का आदमी पढ़ रहा तो वो तो परेशान कर देता है टीचर। अब हमसे हमारे स्कूल के कई टीचर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कई टीचर परेशान रहते हैं, वो कहते हैं कि तू ये फालतू सवाल करता है, ये सवाल करता है, वो सवाल करता है ना। आइए हम थोड़ी सी आपको चर्चा कर देते हैं। क्या चर्चा है, तो एक क्वेश्चन हम आपको बनाते हैं। क्या है, ए सेट है, इसको हम लिखते हैं क्या, x such that x, फिर x such that x,
या ये आपके एनसीईआरटी में जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसी की बात कर लेते हैं। एक सच दैट वन लेस देन एक्स लेस देन 2 ठीक इज आ नेचुरल नंबर ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, राइट। और एक बात आप समझिए, सेट बिल्डर फॉर्म में है तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4। अब ये बात आपको जानकारी नहीं हो कि नेचुरल नंबर किसको कहे तो पढ़ना बेकार है। अब ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है। अब 1 2 के बीच में ये कह रहा है 1 लेस देन x लेस देन 2, यानी x का वैल्यू आपका नेचुरल नंबर होगा 1 और 2 के बीच में। अब 1 लेस देन x लेस देन 2 यानी 1 से बड़ा और 2 से छोटा, यानी 1 और 2 के बीच में। और ये बात नहीं समझ रहे हैं तो समझना मुश्किल है। तो 1 और 2 के बीच में कोई आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा। नंबर बहुत है, रेशनल नंबर है, वो बहुत सारे इनफाइनाइट मिलेंगे आपको। 7-8 क्लास में ये बनाई गई है कि 1 और 2 के किसी भी दो नेचुरल नंबर के बीच में इनफाइनाइट आपका नेचुरल नंबर और वो सॉरी रेशनल नंबर होगा। हमारी बेटी उधर हल्ला कर रही है, थोड़ा बोलने में परेशानी हो रही है भाई। तो ये क्या है, ये नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में नहीं होगा। सो ए को क्या कहेंगे, नल से, राइट। एक बात ध्यान रखना है, नल से डिनोटेड बाय 5। ध्यान रखिए, नल सेट इज डिनोटेड बाय 5 और इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय दिस। इसमें कुछ लिखिएगा मत, 0 भी लिखिएगा तो वो एक मेंबर बन जाएगा। क्लियर? तो रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, राइट। सो हम इसको कह सकते हैं सेट ए इज a what? नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। ये आपका नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। क्लियर? एक दूसरा एग्जांपल से बात को समझते हैं। आपके बुक में लिखा है सेट बी एंड ये आपका लिखा है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 और लिखा क्या है, इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और ये आपका सेट बी है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये कंडीशन x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एक कंडीशन फुलफिल करता है। कोई भी रेशनल नंबर डाल करके उसमें देखिए ये सेटिस्फाइड है। आप रेशनल नंबर कोई भी ले लीजिए। सपोज दैट कि मैं रेशनल नंबर हाफ ले लेता हूँ, माइनस हाफ लेता हूँ, 3/4 लेता हूँ, -4/3 लेता हूँ। कोई भी रेशनल, इवन आप 1 भी लेकर देखिए, 1 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, 1/1 आप लिख सकते हैं। किसी भी नंबर के का आप डिनोमिनेटर 1 बना सकते हैं। तो ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है। तो इन आउट ऑफ दीज रेशनल नंबर्स आप इसमें से किसी को रख दीजिए। सपोज दैट कि मैं ये -1/2 को रखता हूँ, तो यहाँ पर आप -1/2 रखिएगा तो क्या बनेगा, -1/2 स्क्वायर माइनस 2। ये क्या बन जाएगा आपका 1/4 - 2। सॉल्व कीजिएगा तो क्या बनेगा आपका, सॉल्व कीजिएगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा -7/4, -7/4 बनेगा, राइट। -7/4 क्या -7/4 ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, क्योंकि इस इक्वेशन के RHS में 0 है। तो -7/4 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कुछ मेंबर आ रहा है, और जब मेंबर आ रहा है तो ये आपका क्या सेट है, कुछ मेंबर आ रहा है। बातें समझिए। x² - 2 इक्वल टू 0 इज अ रेशनल नंबर। कोई भी अगर आप वैल्यू रखते हैं रेशनल नंबर का तो कोई ना कोई मेंबर आपका आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, एम्प्टी सेट है। कंडीशन को फुलफिल नहीं ना कर रहा है यार। x² - 2 इक्वल टू 0 अगर 0 हो जाता
अगर ये 0 हो जाता तो हम कहते कि दिस रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट। बात समझ, 0 होना चाहिए है ना, लेकिन यहाँ -7/4 आ रहा है, 0 आ ही नहीं रहा। बातें समझिए, तो कुछ तो आ रहा है, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है। इस बात को आप समझिए। अब ये सारे एग्जाम्पल के बाद मैं थोड़ी सी फिलॉसफी आपको देता हूँ। फिलॉसफी क्या देना है इस बात को आप समझिए। हम एम्प्टी सेट पर थोड़ी सी फिलॉसफी दे रहे थे और क्या दे रहे हैं इस बात को समझिए। कह रहा है कि एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब खाली, कुछ नहीं है। मैं एक घटना से आपको चर्चा करना चाहता हूँ। वो पॉकेट सेक्टर है, वसंत कुंज में एक सेक्टर है, किशनगढ़ गांव है वसंत कुंज में, बहुत अच्छा गांव है। उसी गांव में हम रहते हैं। तो उस गांव की जो बात मैं बता दूँ, वहाँ से हम जाते थे पॉकेट सेक्टर में घूमने के लिए, टहलने के लिए। हमारे उसमें बहुत सारे मित्र हैं। एक दिनेश जी हैं, एक जैन साहब है, और उसमें किशोर जी है। उस सेक्टर में मैं कई घरों में पढ़ाया हूँ। उसका नाम क्या है, कथूरिया जी हैं, बहुत सारे हैं। तो शाम के वक्त हम जाते थे, तो वहाँ पर हम गए तो जैन साहब बेंच पर बैठे थे और दिनेश जी भी बेंच पर बैठे थे और बैठे थे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो कहे आइए आइए बैठिए, आप भी बेंच खाली है, बगल में बेंच खाली है, वहाँ पर बैठने के लिए बनाई गई है। हमने कहा कि खाली कहाँ है? तो कह रहा है कि भाई ये बेंच है, देखिए ये बेंच है, बैठा हुआ। कह रहा है ये बेंच है, खाली है, यहाँ पर कहाँ पर बैठा हुआ है? हमने कहा कि यहाँ पर तो ऑलरेडी बैठा हुआ है। अब वो हमें ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें क्या कि भाई आप जो है ना कैसे बोल रहे हैं, ये बेंच तो खाली है। मैंने कहा कि नहीं भाई ये बेंच खाली नहीं है, यहाँ बहुत सारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 है, N2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ गैसेस। और एक बात समझिए, आप लोग एवोगाड्रो नंबर का नाम सुने होंगे, 6.022 10⁻⁻², अंदाज लगाइए 1 मोल गैस में इतने आपको है। बातें समझिए, ये कितनी बड़ी नंबर है। तो वहाँ तो उस बेंच को खाली हम मान ही नहीं सकते हैं। वो हंसने लगे, कह रहे हैं अरे यार तू भी है ना, हम तो आदमी की बात कर रहे हैं, तुम भी इस बात की चर्चा कर रहे हो, है ना। तो वो खाली जगह नहीं है, वहाँ भी कुछ है। अब 7th या 8th क्लास के आप साइंस में देखिए होइएगा, यहाँ तो बेंच पर मैंने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी चर्चा किया है। वो कोई साइंटिस्ट है, ओटो नाम के साइंटिस्ट है, फुल फॉर्म याद नहीं है भाई, ये देखिएगा कहानी बतलाता हूँ। उन्होंने 2 हेमिस्फेरिकल बॉल को लिया और उसमें से सारे गैस को निकाल दिए, वैक्यूम कर दिया, वैक्यूम कर दिया। और इधर भी क्या किया, ये हेमिस्फेरिकल बॉल को रखा, इसको भी वैक्यूम कर दिया। वैक्यूम का मतलब कि खाली कुछ नहीं। यहाँ तो चलो बेंच पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस हैं, ठीक है, लेकिन वो वैज्ञानिक क्या किया कि ये हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक, और उसमें से सारे गैसेस को भी निकाल दिया, कोई गैस नहीं रहने दिया, वैक्यूम है, वैक्यूम है। अरे भाई इसको थोड़ा देर रख नहीं सकती है तुम लोग, दिमाग खराब करती है। अरे हमारी बेटी इधर से उधर आती जाती है, कितना भी समझा दो। अब बात यह है कि नॉलेज तो हमारे पास बहुत ज़्यादा, पुराने पढ़े लिखे। यूट्यूब की बात है तो हम पिछले साल से शुरू ही किया कि यूट्यूब होता भी है, उस पर पढ़ाया जाता है, डालते तो पैसा मिलता है, हमें तो जानकारी ही नहीं थी। तो अब एक रूम है, हमारे लिए स्टूडियो भी नहीं है, और वो बता दूँ यार हम लोग गाँव देहात से पढ़े लिखे हैं, बड़ी मुश्किल होता है, स्ट्रगल करके। चलिए कोई बात नहीं, समझाते हैं आपको। तो ऑटो एक कोई साइंटिस्ट है, बातें समझिए। उन्होंने क्या किया कि हेमिस्फेरिकल बॉल से ये सारे हवा को निकाल दिया, हवा को भी निकाल दिया, और
इस तरफ और इस तरफ रस्सी बांध दिया और 8-10 घोड़े का पिक्चर मैंने देखा है 7 या 8 क्लास के साइंस की किताब में। 8 या 10 हॉर्स का उसमें लिखा हॉर्सेस, 8 हॉर्सेस, इधर भी 8 हॉर्सेस। बात को सुन, खींच रहा है, खींच रहा है, फिर भी ये एक दूसरे से अलग नहीं हो रहा, अलग ही नहीं हो रहा, खींच रहा है, इसको इधर इसको इधर। अब इसमें आप सोचिए कि इसमें क्या है जो अलग नहीं हो रहा है में इससे, जबकि इसको एम्प्टी खाली कर दी, गैस को भी नहीं रहने दिए यार, अंदाजा लगा। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इसको एम्प्टी कहते हैं, इसका मतलब है कि एम्प्टी में भी कुछ पावर है, कुछ खाली, एम्प्टीनेस यानी इसमें भी कुछ पावर है। तो हम इसको कैसे कहें, ये एम्प्टी है, यहाँ पर भी एक पावर है जो आपको इस दोनों हेमिस्फेरिकल बॉल को अलग नहीं होने दे रहा। और एक घोड़ा की ताकत आप समझ रहे हैं, पावर का यूनिट हॉर्स पावर, एक घोड़ा ताकत लगा इधर और इधर, और वो भी 8-10 घोड़े। एक घोड़े को आप कितना पावर, आप महाराणा प्रताप सिंह के चेतक घोड़ा की बात, अब चेतक घोड़ा, परिस्थिति ऐसी आई जिसको जंप न करना वो उतने बड़े तालाब को भी जंप कर, चेतक घोड़ा। और पुराने जमाने में घोड़ा से लोग लड़ने जाते थे, दिन भर वो दौड़ रहा है घोड़ा, लड़ाई के मैदान में दिन भर दौड़ रहा है, थक नहीं रहा। जैसलमेर का एक शासक थे, उनका तो गर्दन कट गया और उनका घोड़ा चलते रहा, वो जो है ना 8-10 घंटा तलवार चलाते रहे, उनका गर्दन गिरा। आज वो पाकिस्तान में और उनका घर यहाँ रहा, बाद में चल करके वो मतलब गर्दन कटने के बाद भी 8-10 घंटा तक लड़ते रहे। तो घोड़ा में समझ, ये आपको क्या है, इसका मतलब इट हैज समथिंग, इट हैज समथिंग। और जब समथिंग है तो एम्प्टी कैसे, खाली कैसे? अगर हम जैसे तेरे दिमाग के आदमी पढ़ने जाए, हमारे 7-8 क्लास की बात बता दूं, 8 क्लास में हम थे तो हमारे स्कूल के कई टीचर जो है ना परेशान हो जाते, कहते कि तू क्या सवाल करता है। हम कई बार जो है ना, हमारे स्कूल के बहुत सारे टीचर मेरे को मेंटल भी कह देता, ये पागल है, सारे लड़के भी हंसते, क्योंकि हम बहुत सारे फिलोसफिकल बात जो है शुरू से ही करते। एक बार हेडमास्टर साहब से हमने कहा, फिर वो जो है ना बात को नहीं समझे, वो सोचे कि क्या जाए, टीचर एक इनडायरेक्टली वो कहते, लेकिन टीचर जो है ना याद करके रट गया। जानकी नगर हाई स्कूल है, सोनबरसा थाना में पड़ता है। मेरे दिमाग में आया कि ये बात की कंप्लेन मैं या तो मुख्यमंत्री से करूं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करूं। तो मैंने एक एप्लीकेशन सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के पास लिख दिया, और 6 महीने के बाद वो लेटर, हकीकत में काम हुआ, वो लेटर लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है वो स्कूल में पहुंच गए, और स्कूल में वो लेटर दिखाया। हमारे स्कूल के जो हेडमास्टर थे वो गगनदेव पंडित जी थे, भुरभुरा गांव को, उन्होंने कहा कि ये तो सुरेंद्र सिंह का राइटिंग है। कई मास्टर हमें मारने पीटने के लिए भी, ये मारेंगे पीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर गांव में आ गई, फिर गांव में लोग कहा कि ये थोड़ा, स्कूल में भी कहा कि ये पागल है, गांव में भी लोगों ने कहा कि ये तो पागल टाइप क्या ऐसे। हम तब तक चले आए थे सिंह मायनी हाई स्कूल में 9th क्लास में, इसीलिए हमारे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उतना नहीं हुआ। अब एक बात बताइए, मैं एक घटना आपको बता देता हूँ। और हमारे बिहार में 97 में, हम उस समय पटना में पढ़ रहे थे, तो 97 में बातों पर बात चली है तो मैं अब चर्चा कर देता हूँ। 97 में पटना में एक बाथ मास्करे हुआ था, बाथ मास्करे, बात को समझिए, बाथ मास्करे हुआ था। तो इस बाथ मास्करे, इसको नरसंहार कहते हैं। भाई उस समय 90 के दशक में बिहार में 2 सेनाएं थी, एक रणवीर सेना और एक एमसीसी। रणवीर सेना जो थे वो फॉरवर्ड क्लास के लोगों का ऑर्गेनाइजेशन था, और एमसीसी था वो मतलब दलित समाज के जो लोग थे उनका ऑर्गेनाइजेशन था। दोनों में बराबर मार्केट काट होता। तो बात है नरसंहार, आप उसको टाइप कीजिएगा। एक रात में रणवीर सेना के करीब करीब समझिए कि 60-65 रणवीर सेना के लोगों ने 60-65 घरों को बर्बाद कर दिया, काट दिया।
कई कई घरों के तो साफ मेंबर ही खत्म है, माँ बाप बच्चे सब मर। बिहार विधानसभा में इसकी आवाज़ गूंजी और पार्लियामेंट संसद भवन में गूंजी, बातें समझी। तो मेरे दिमाग में आप देखिए बचपना है, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, हम लोग थोड़ा जोशीले टाइप के आदमी थे और सामाजिक नहीं, हमको लगा कि ये समाज में जो घटनाएं घटती है ना तो उसके खिलाफ हम लोग आवाज़, हम पर्टिकुलर हम अपनी बात बता रहे हैं, हम आवाज़ उठा, हमारे दिमाग में आई बात की नहीं कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाना। तो मैंने भगत सिंह की भूमिका निभाना शुरू किया। हमने सोचा कि नहीं कि भगत सिंह जिस तरीके से असेंबली में बम फेंका उसी तरीके से मुझे बिहार विधानसभा में बम फेंकना है और किसी को हत्या नहीं करना है, किसी को मारने के उद्देश्य से नहीं। और मैंने बिहार विधानसभा को रिजर्वेशन भी कर दिया कि कहाँ पर बम फेंकना है ये। और 97 की बात है, आज से बहुत दिन पहले की बात है, सीतामढ़ी में हम आए और तरियानी जिला के एक लोगों से संपर्क किया, फिर तरियानी जिला के लोगों से संपर्क किया कि भाई मुझे लो इंटेंसिटी का बम चाहिए, तो उन्होंने दिया कि ठीक है हम देंगे, कुछ पैसे लिया। और फिर मैंने एक आदमी को, मेरा स्टूडेंट था, सीतामढ़ी में हम थे तो पढ़ाते हुए, उस स्टूडेंट को हमने कहा कि भाई देखो इस आदमी को पीछा करना, CID हमने लगाया कि जो बम लेकर के आएगा उसको कहीं पुलिस वाला पकड़ेगा। और हम खड़े थे कहाँ, सीतामढ़ी जो रेलवे स्टेशन है उसे पश्चिम में जाइएगा तो लखनदेई पुल है, आज वहाँ पर तो बहुत सारे घर बन गया, बहुत सारे घर बन गए। आज 2021 में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन 97 अंदाज लगा लीजिए, 23-24 साल पीछे की बात। तो वहाँ पर सिमर का पेड़ था बहुत सारे, और इंकरी खड़ी का घास फूस था, झाड़ी था। वहीं पर हम उसको बुलाए थे कि तुम मुझे पहुँचा देना, और सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से बगल में बस स्टैंड है, वहाँ से पटना चले गए। संजोग क्या हुआ कि वो जो बम लेकर आ रहा था उसको वो हरिजन छात्रावास के पास में वो आदमी को पकड़ लिया पुलिस वाले ने, भवदेपुर मोहल्ला के पुलिस वाले ने उसको पकड़। और जिसको हम CID बना कर रखे थे कि जो ही इसको कोई पकड़ेगा तो हमें सूचना देना, वो लड़का दौड़ते हुए मेरे पास आया, कह रहा है कि सर हम उसके पीछे पीछे चल रहे थे, है ना, 15-20 मीटर पीछे चल रहे थे, उसको पुलिस वाला पकड़ लिया, सर आप मतलब है कि भाग गए। फिर मैं आया यहाँ बसवरिया में, हमारे एक मित्र थे तो उन्हीं के यहाँ टिकते थे, जब ये पटना से आते उनके यहाँ टिकते थे। तो उनको हम अपनी सारी बात बताए, वो हमको कह रहे हैं कि अरे यार, वो ग्रेजुएशन में उस समय ग्रेजुएशन करके PG कर रहे थे गोयका कॉलेज से। तो उन्होंने हमको समझाया कि देखो यार, तुम गरीब परिवार का बच्चा हो और खेती मजदूरी में काम करके पढ़ा लिखा है, और तुम पढ़ने में अच्छा हो, छोटी मोटी नौकरी ले लो, जीवन जियो, शादी विवाह कर लो, दिस इज़ द लाइफ, ये लाइफ। कहाँ तुम भगत सिंह करने जा रहे हो? भगत सिंह जैसे लोग, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों को तो मार काट करके यूँ फेंक दिया, अच्छा काम करने जा रहे हो, ठीक है। हम बोले कि नहीं, हमारा मकसद थोड़ी है भाई कि किसी की हत्या करना। मैं तो पर्ची पॉकेट में रख लिखता कि भाई बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं है, और बिहार की बहरी गूंगी सरकार को आवाज़ सुनाने के लिए हमने बिहार विधानसभा में बम फेंका, और फेंक करके और हम पुलिस को गिरफ्तारी देते। वो कह रहे ये तुम्हारी नादानगी है, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी वोकरी ले लो, और छोटी मोटी कोई नौकरी कुछ भी ले लो और ज़िंदगी जियो। ये समाज की इतनी बड़ी सेवा, भगत सिंह को काट करके फेंक फाक दिया, अंग्रेज़ ने फांसी दे दिया, और देखो कौन कौन लोग, चंद्रशेखर आज़ाद को शूट आउट करा दिया, मरवा दिया। ये बात चंद्रशेखर आज़ाद अपने मारे, लेकिन उसके पीछे भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कुछ बड़े नेता का नाम है, नाम नहीं बताना चाहता हूँ, इस पर थोड़ी सी ऐसा ऑब्जेक्शन हो जाएगा पॉलिटिकली। तो हमें वो समझा रहे थे कि आप छोटी मोटी नौकरी ले लीजिए, जबकि हमारे अंदर ये सब चीज़ बात नहीं थी। हम सोचते थे कि IAS IPS बने, वो भी IAS IPS बनने के बाद हमारा ये मकसद नहीं था कि भाई ये जो है ना DM बने रहना, उसको भी छोड़ देना, राजनीति करना है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी है ये बनना है, ये मेरा एम था। हमारे गांव के कोई बच्चे इस तरीके के समझाते हैं, गांव के लोग समझाते हैं कि तुम गरीब परिवार का मजदूर है, तुम्हारे फादर मजदूरी करते हैं। लेकिन इस बात को आप समझिए कि जो लोग मेरे को इस बात को कह रहे थे कि यू आर वैकेंट, यू आर एम्प्टी, यानी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे थे कि मेरे पास बहुत कुछ है, जिसे आप खाली कह रहे हैं वो भरा हुआ, यानी पावर है हमारे पास कि हम कुछ कर पाए।
अब मैंने अपने लाइफ में 2 बार जेल चले गया, वो दूसरे के बदले एग्ज़ाम देने में। पटना में उस समय सेटिंग गेटिंग का आज भी चल रहा है बड़ा। मैंने BHU एग्रीकल्चर कंप्लीट कर गया, और ये बेंगलोर में मणिपाल यूनिवर्सिटी, उसमें मुझे डेंटल मिल गया। फिर मेरे होप था कि नहीं यार छोड़ो हटाओ ये सब चीज़, UPSC की तैयारी करेंगे और DM कलेक्टर बनेंगे, इस उद्देश्य से मैंने उसी को छोड़ दिया। अब ये कंपटीशन कंप्लीट कर गए तो 2, 4, 10 जो सेटर था वो सब सोचने लगा कि इसको पैरामेडिकल में बैठाते हैं, वेटनरी में बैठाते हैं, जो इंजीनियरिंग जो कर्नाटका है उसमें बैठाते, छोटा छोटा ये सब रिजल्ट देगा। और मेरे को उन्होंने जो है ना 2 लाख 4 लाख रुपया का प्रलोभन दिया। मैं उस प्रलोभन में फंस गया। बैठे तो हम 5 बार, 3 बार नहीं पकड़ा है, और चोर जब नहीं पकड़ाता है तो फिर वो चोरी करने लगता है। तो 2 बार हम पकड़ा गए और जेल चले गए। एक बार मैं समस्तीपुर में 6 महीना रहा, और फिर एक रोहतक में, वहाँ पर भी मैंने 8 महीना रहा। इस तरीके से फिर तारीख फारीख होने, फिर तब तक में मैं फिर दिल्ली चला गया। इसके बाद तो एम्प्टीनेस की बात नहीं करना है। हमारे गांव में एक बार मैं बता दूँ, एक बात पर बात चर्चा चली, एम्प्टीनेस पावर है आपके पास, बात को समझिए। हमारे गांव में 97 में तो हम पटना गए थे, 96 की बात बता दूँ, हमारे गांव में चुनाव हुआ था, जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था। उसमें हमारे शिवहर संसदीय क्षेत्र से 2 कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट खड़े थे। एक आनंद मोहन जी जो अभी वो जेल में है, एक उस पर आपराधिक कुछ मुकदमा चल रहा है, और एक है रामचंद्र पूर्वे जी, वो मर गए या जिंदा है पता नहीं। RJD से लड़ रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव की पार्टी से लड़ रहे थे। कौन? वो रामचंद्र पूर्वे जी, उनका लालटेन था। और आनंद मोहन लड़ रहे थे समता पार्टी से। नीतीश कुमार जी उस समय समता पार्टी बनाए थे, जो आज जदयू बन गए। अब हमारे गांव के बूथ पर, हमारे गांव के चारों तरफ जो सोनी समाज के लोग हैं वो पहुंच गए बूथ पर, और कह रहे हैं कि नहीं लालटेन पर वोट दो, लालटेन पर वोट दो, लालटेन, और लालटेन पर ही सब लोग वोट दे रहा है। 2-4 लोग हैं जो समता पार्टी को दे रहे हैं, कुशवाहा समाज के कुछ लोग। हम उस समय इंटरमीडिएट पास कर गए थे, तो कितना एज रहा होगा, बातें समझिए, 18-19 साल, या हमारी थोड़ी लेट से एजुकेशन हुई तो 18-19 साल। अब बातें समझिए, उस बूथ पर बहुत सारे लोग, हम गए वहाँ, उनको कहें कि भाई साहब ऐसा है, वोटिंग के समय आप लोग हमारे गांव के बूथ पर आए हैं, इससे हमारी गांव की इज्जत धूमिल होती है। भले ही हमारे गांव के लोग न खोज पा रहे हैं, अलग बात है, लेकिन आप 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, वोटिंग के समय, जिस समय वोटिंग चल रही है उस समय आप लोग आ करके हमारे बूथ पर हंगामा खड़ा कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं। हमारे गांव के बगल अगल के बड़े कैपिटलिस्ट लोग, धनी समाज के लोग थे, उन लोगों को मैंने हाथ जोड़कर कहा, पता है वो लोग क्या कह रहे थे हमें? अरे तेरा बाप मेरे खेत में मजदूरी करता है, और तू आया है मेरे को शिक्षा देने, तू क्या है, अभी तो तू सीतामढ़ी किसी तरीके से ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ रहा है, और गाँव में था तो ईंटा चिमनी भट्टी में काम करके मजदूरी करके पढ़ता था। तू आया है मेरे को मतलब एक शिक्षा देने, समझाने। 1-2 लोग तो हमें भी उठाने मारेंगे, चल बूथ से। मतलब अमीर परिवार का लोग, वो लोग खेतों में हम मजदूरी किए हुए हैं और उनके पास हम जा रहे हैं करने। कई लोगों को खेतों में मैंने धान रोपनी किया, वो आदमी को हम कह रहे हैं कि भाई आप हमारे बूथ पर क्यों आ गए हैं, हमारी गरिमा धूमिल हो रही थी। अरे अरे यार तेरे गरिमा का, तू मेरे खेत में मजदूरी करता है, कमज़ोर आदमी जा तू पढ़ लिख कर कुछ नौकरी कर ले, नेतागिरी तेरे से नहीं होने वाला। बात नेतागिरी का नहीं है, बात यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि भाई वोटिंग के समय अन्य दिन आप आ जाइए स्कूल में, कोई बात नहीं, उस बूथ पर आप अन्य दिन आ जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन वोटिंग चल रही है, ये बहुत बड़ा सीरियस मैटर है। हमारे गांव का कोई लोग नहीं खोजा। हमारे दिमाग में बात आई कि ये भाई इसको भगाना है, कैसे भगाना है। तो उस समय गरीब लोगों के घर में अलुआ, उस समय, आज तो खैर अलुआ मिलता भी नहीं है खाने के लिए, अमीर लोगों को भी नहीं मिलता, लेकिन उस समय गरीब लोगों के घर में अलुआ होता। हम लोग गरीब थे, हमारे घर में स्वीट पोटैटो, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, बट देहाती भाषा में उसको अलुआ। हमने गांव में अपने घर पर गया और सूतरी लिए और उस अलुआ पर क्या किए, सूतरी लपेट दी।
सुतरी लपेट दी उस हलवा पर, और स्कूल से पूरा रामरू पंडित जी का, उनको हम उसको बाबा बोलते थे, रामरू बाबा का भूसा वाला घर, उसमें गेहूं का प्लांट जो होता है, फोडर जो होता है, फोडर, उसको लोग घर बना करके रखते हैं। तो उसमें हम घुस गए, और घुस करके फिर बाहर निकले, गमछा में हम रख लिए 4-5 गमछा लेकर चलते थे। बिहार का लोग गमछा लेता है, और शत्रुघ्न सिन्हा जी को देखिए गमछे लेकर चलते हैं। हाँ, तो हमारे उस गमछा में वो बांध लिए, और 8-10 वो स्वीट पोटैटो को, आलूआ वाला बम, और उसको जा करके हम ऐसे बोल रहे हैं कि भाई बूथ खाली कर दे वरना, बूथ खाली कर दे वरना धुआं धुआं कर दूंगा। अब जो है ना क्या हुआ कि सारे के सारे लोग बूथ से भागना शुरू कर दिए, आड़ी धूप पर उलटते उलटते भाग रहे हैं कि भाई ये सुरेंद्र सिंह है ना, ये बम लाए हुआ है, वो तो सब पटक देगा, मार देगा, और सब भाग गए। कल होकर के चर्चा चल रही है, शाम में चर्चा चल रही है, हमारे गांव के लोग हमारे पिताजी को कहने के लिए, पढ़ने के लिए सीतामढ़ी गया है, या वो मतलब है कि वो क्रिमिनल बनने के लिए गया है। कई लोग कल होकर के प्लानिंग कर रहा है कि ये इस रास्ते से जाएगा तो इसको मारेंगे पीटेंगे। लेकिन तब तक मैंने लोगों को कहा कि देखिए, आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग है, आप लोग को खुद समझना चाहिए कि किसी के बूथ पर वोटिंग के समय जाना कितनी बड़ी इंसल्ट की बात है। अगर उस बूथ का वो वोटर है तो ठीक है, और वोटर नहीं है तो दूसरे गांव का आदमी आए तो इसे इंप्रेशन जाता है ना, खराब होता है। हम उस समय भले छोटे उम्र के थे, लेकिन खोज कई लोगों को हमने कहा, हमारे गांव के हमारे चाचा बद्री सिंह थे, तो उन्होंने इस बात को सवाल उठाया कि बंदा का कहना सही है। तब जाकर के लोगों ने इस बात को समझ, नहीं तो मेरे को तो मार देता। अब इस बात को समझिए, उस बूथ पर हमें ये कह रहा था कि यू आर एम्प्टी, तुम खाली हो, तुम्हारे पास क्या औकात है, तुम्हारे पास क्या औकात है, औकात की बात कर रहे थे। और ये भी कह रहे थे कि तू तो हमारे खेत में रोपनी टोपनी किया है, मजदूरी करता है। और सुरगैया के कई लोग, मतलब है कि दिग्घी के, सुपैना गांव के, ये सारे लोग हमको इंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन हम उसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति बूथ पर मुझे इंसल्ट कर रहा था कि यू आर एम्प्टी, यू आर पावरलेस, लेकिन हमने उसी बूथ पर दिखा दिया कि मेरे पास पावर क्या है। तो खाली कुछ नहीं है, जहां खाली है वहीं पावर है, आप खाली है वहीं पावर बन जाता है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप भी इस बात को सोचिए। लेकिन हाँ, मुफ्ता मत कीजिए कि आज बम फेंक दे, कहीं कुछ कर दे। वो बम फेंकने वाली हमारी जो प्लानिंग थी आज़ाद भारत में, वो सही नहीं था, और शुक्र था कि हम वो बच गए। वो बम पकड़ा गया। 8-10 महीने के बाद हम अपने गांव में लौटे तो देखे कि भाई वो लड़का कुछ पैसे उसे दे करके पुलिस वाले से छूट गया। 10 महीने के बाद पटना से। तो ये सारी बात है, आप लोग एम्प्टी नहीं समझेंगे कि हम खाली नहीं है। अब कोई बच्चा समझता है कि मैं कमज़ोर हूँ, क्या करेंगे। हमने GT गोयंगा के पीछे मसूदपुर गाँव है, एक बच्चे साहिल नाम के बच्चे को पढ़ाया, आज भी उसके गार्जियन इस बात को जानते हैं। भाई वो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता था, किताब नहीं छूना चाहता था। हम गए उसको पढ़ाने, 7th क्लास में वो फेल था, और 4th क्लास का भी उसको डिवाइड करने नहीं आता था। एंड हमारे पास मात्र 25 डेज दिया गया था टाइम, और उस बच्चे को 65% नंबर से हमने पास कराया। मसूदपुर गांव के, दिल्ली की बात बता दे रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे दिल्ली में बच्चों को हमने पढ़ाया। तो एम्प्टी नहीं है कुछ, दुनिया में कुछ भी एम्प्टी नहीं है, और एम्प्टी जहाँ है वहीं सबसे ज़्यादा पावर है। तो हम विज्ञान की भाषा में इस बात को कह रहे हैं, और इस सोच का और इस थिंकिंग का अगर व्यक्ति है तो उसको मेंटल पागल कहेगा ही। अब दिल्ली में भी बहुत सारे पार्कों में, हम नाम नहीं लेना चाहते, वसंत वाटिका के पीछे पार्क है, और उसके ये रग्बी वाले पार्क, उसमें हम शाम को अगर टहलने के लिए जाते तो कई पढ़े लिखे लोग देख लेता कि वो आ रहा है बंदा, तो भाग जाते। प्रणाम नहीं करना चाहते तो वो प्रणाम ही नहीं करवाना चाहते, कहे कि भाई इससे तो कुछ पूछेंगे तो ये क्या जवाब देगा, और वो लोग सब दूर भाग कि क्या जवाब दे। कई दिल्ली के स्कूलों में हमने टीचर को धमका करके आया, आर्टिफिशियल टीचर है, बेशक वह अमेरिकन लैंग्वेज बोलना जानते हो, लेकिन वहाँ पर कोई क्वालिटी वाले टीचर है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल टीचर तो है नहीं। भाई नेचुरल टीचर बनना आसान काम नहीं है।
बहुत कठिन काम है। और इतिहास की एक पहली घटना है जब दोनों ओर की सेनाएं खड़ी है, महाभारत की लड़ाई में दोनों ओर की सेनाएं खड़ी है और उस दोनों ओर की सेनाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिए, यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में वो विद्यालय बना दिए, विद्यालय बना दिए। ये कम बड़ी बात नहीं। हम आपके स्कूल में साधारण शांति से पढ़ाने जाते हैं सो तो बच्चे को समझ में नहीं आती है, और जहाँ मार काट की जगह है, लड़ाई की जगह है, उस जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने कैसे अर्जुन को उपदेश दिया, आप अंदाज लगा लीजिए। ये इतिहास की पहली घटना है। चलिए फिर मैं आगे आपसे बातें करते रहूँगा। धन्यवाद।